स्वागत है आपका हमारे चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्लास 2। मैं हूं विजय यादव और अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है उसके बारे में। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए सबसे प्रमुख चीज है आपका जो है प्रोसेस, और जहां पे प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लॉजिक चिप, माइक्रो चिप, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। फिर देखेंगे हम जैसे इंटेल कंपनी ने 1970 के दशक में बनाया था, जिसके कारण ही सुपर आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए। छोटे कंप्यूटर आज हम जिनको उपयोग कर रहे हैं वो इसी के कारण संभव हुए हैं। ये कुल मिलाकर के कंप्यूटर का फंडामेंटल ब्लॉक होता है। अब हम जाने कि इंटेल के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 था, जो कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहलाया, जिसे सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाया जाता है और भारत में स्थित बेंगलोर शहर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। सिलिकॉन का सर्वाधिक उत्पादन ताइवान में होता है। फिर हम जानेंगे जिसका आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जिनने बनाया, उनका नाम है एमी हॉफ फेडरिको फैगिन के द्वारा चौथी जनरेशन में, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, चौथी जनरेशन में बनाया गया था। ये पूरा कार्य इसी के अंदर होता है, इस कारण इसको कंप्यूटर का हृदय या कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। अब हम जानेंगे जो है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, और आगे तो देखेंगे एक नाम और सुना होगा सीपीयू, और सीपीयू को आपने जाना होगा कि सीपीयू जो है मॉनिटर के पास में रखा हुआ एक बॉक्स जिसे हम सीपीयू कहते हैं, इसको, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ये जो है मुख्य रूप से जो सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो होता है ये, यानी क्या, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का ही दूसरा नाम है क्या, सीपीयू, और इसे हम कहते हैं जो है आपका सिस्टम यूनिट। तो देखेंगे हम आगे कि जो है आगे की बात, फिर हम जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में या सीपीयू के बारे में, तो क्या सिस्टम रहता है। तो इसमें एक पॉइंट निकल के आता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एमएन। एमएन की फुल फॉर्म होगी नैनोमीटर। मतलब क्या, जानेंगे विस्तार से। तो देखा हमने इसके अंदर कि आपका जो है ये है, हम इसको अगर उलट कर देखेंगे तो इस प्रकार का आपका माइक्रो प्रोसेसर दिखाई देता है। इसमें छोटी छोटी अलग अलग आईसी लगी हुई है। इनकी दूरी का जो अंतर है उसको हम एनएम में मापा जाता है, नैनोमीटर में। तो जानेंगे कुछ माइक्रो प्रोसेसर की डाटा को। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 माइक्रो प्रोसेसर हमने उठाए हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं उनके नाम। तो सबसे पहला है इंटेल 4004, जो सबसे पहले बनाया गया। दूसरा है इंटेल 8008, जो सबसे प्रथम उपयोग में आया, और सबसे लेटेस्ट इंटेल कोर i9। फिर देखेंगे इनके आगे, ये जो है बिट के हिसाब से बांटे, तो ये देखेंगे 4 बिट था इंटेल 4004, इंटेल 8008 8 बिट था, और जो अभी आया है इंटेल कोर i9 वो 64 बिट तक का है। फिर देखेंगे हम ट्रांजिस्टर, लगभग 2300 ट्रांजिस्टर इसमें थे, 3500 इसमें थे, और 382 मिलियन ट्रांजिस्टर इसमें है। फिर हम जानेंगे क्लॉक स्पीड। इसकी स्पीड 108 से लेकर 740 किलो हर्ट्ज में मापी गई, और 200 से 208 किलो हर्ट्ज में आपकी इंटेल 8008 की मापी गई। और आज के जो माइक्रो प्रोसेसर है उनकी स्पीड गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इन कोर i9 की लगभग 3.07 गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। फिर हम देखेंगे कोर। इंटेल 4004 एक कोर था, इंटेल 8008 एक कोर था, और आपका i9 10 कोर तक हो सकता है, जिसको हम डेका कोर कहते हैं। फिर हम जानेंगे आपका जो है ईयर, ये 1971 में आया लगभग, ये 1972 में, और ये 2017 में। इस तरीके से हमने ये जो बनाया गया है
उसके स्थिति के आधार पर जानने वाले हैं। तो देखा क्या, पहली जनरेशन जो 5 जनरेशन है, पहली जनरेशन में जो प्रोसेस के लिए उपयोग होता था वो था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में आईसी चिप और चौथी जनरेशन से स्टार्ट हुआ था आपका माइक्रो प्रोसेसर। और फिर आज जो 5वीं जनरेशन चल रही है उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर जो है उपयोग में आ रहा है प्रोसेस के लिए। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे की बात, जिसमें देखेंगे कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, उसके होते हैं प्रमुख 3 भाग। उसके होते हैं प्रमुख 3 भाग। कौन कौन से? एक है आपका कंट्रोल यूनिट, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक है मेमोरी यूनिट जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। और इधर हम जानेंगे ALU जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की फुल फॉर्म है। इसका क्या काम होता है? इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। सबसे पहला AU अर्थमेटिक यूनिट, गणितीय गणना करने के लिए। फिर आएगा दूसरा लॉजिक यूनिट जिसको तार्किक कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखेंगे ये इसके बाद CU यानी कंट्रोल यूनिट, यानी संपूर्ण सिस्टम इसके अंतर्गत कार्य करता है। यही पूरे कंप्यूटर को नियंत्रण करने का काम करता है। फिर देखेंगे मेमोरी यूनिट। यहां पर जाना मेमोरी यूनिट जिसे हम रजिस्टर मेमोरी के रूप में जानते हैं और इसका उपयोग प्रोसेस के समय किया जाता है। यह लगभग 7 प्रकार के होते हैं, अलग अलग सबका कार्य होता है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कंप्यूटर के जो है 3 भाग, जो कि आपका सीपीयू के जो 3 भाग हैं मुख्य रूप से ये जो है ALU, आपका CU और MU। फिर हम जानने वाले हैं आगे, देखेंगे कि जो है CPU या माइक्रो प्रोसेसर को हमने आज टारगेट बनाया है जिसको बड़े विस्तार से जान रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझते चलिए। देखेंगे इसके अंदर कोर, एक कोर पॉइंट और एक है अदर एक्स्ट्रा पॉइंट। कोर क्या है? कोर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है 2 की शक्ति आ जाए, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर है उसमें क्या है 2 बॉक्स अलग बना दी जाए कि एक माइक्रो प्रोसेसर की शक्ति एक जगह काम करे और एक ही में 2 की शक्ति बराबर काम हो। इस तरीके से माने कि हमारे जो लगभग ट्रैक्टर जो होते हैं उसमें क्या होता है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। तो ऐसी हमारा जो है कोर का है। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 1 कोर, डुअल कोर, डुअल कोर के बाद जो है देखेंगे हम कोड कोर, आपका जो है हेक्सा कोड, ऑक्टा कोड, और इस आधार पे आपका जो है कोर वाला सिस्टम होता है डेका कोर। फिर हम जानने वाले हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। है पॉइंट, इसके अंदर जो है आपस में आईसी को जोड़ने के लिए एक सुचालक तार होता है जिसको हम बस कहते हैं। फिर और उसके अंदर क्या होगा, एक होता है इसमें सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक क्या करता है, जो है सिग्नल जनरेट करने के लिए ये जो है क्लॉक का उपयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे स्पीड, जिसकी स्पीड हर्ज में, किलो हर्ज में, मेगा हर्ज में और गीगा हर्ज में मापी जाती है। फिर हम देखेंगे आपका बिट वाला सिस्टम। तो देखें हम सबसे पहले 4 बिट से लेकर 64 बिट तक के जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर अभी चलन में हैं। 64 बिट के जो है चलन में आ चुके हैं। यानी अगर जो है बिट का कॉन्सेप्ट जो हम जानेंगे वो एक अलग क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से बिट का ये कार्य होता है। तो फिलहाल में तो ये जाने कि 4 बिट है तो ये जो है एक साथ 16 कार्य कर सकता है। और देखेंगे भाई 64 बिट इतने बिलियन कार्य कर सकता है। एक बिट कॉन्सेप्ट हम विस्तार से जानेंगे। फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जो है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और आगे। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है बिट के हिसाब से अलग अलग जो है डिवाइड किया है, उनको जो है बांटा गया है। तो देखेंगे 4 बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस प्रकार है।
4 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 जो कि सबसे पहले बना था, यही 4 बिट में एक माइक्रो प्रोसेसर और आया इंटेल 4040। फिर हम जानेंगे जो है 8 बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर। तो 8 बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर जो है देखेंगे हम इंटेल 8008, इंटेल 8048, इंटेल 8051, इंटेल जो है 8080, इंटेल 80151, इंटेल 8085, इंटेल जो है 3000। फिर देखेंगे 16 बिट वाले इंटेल 8086, इंटेल 8088, इंटेल का 80186, इंटेल का 80188, इंटेल का 80286। ये जो है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर रहे। और फिर देखेंगे 32 बिट वाले, तो इंटेल जो है 960, इंटेल 860, इंटेल का जो है 80486, इंटेल का जो है एक्स स्केल, इंटेल का 80486X। ये जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं। जाने हम आगे जो है 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो देखेंगे इंटेल 64, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, ये लगभग आपके 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना बिट वाइज, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट है, तो इस चार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम जानेंगे आगे और देखेंगे कि आपका जो है अगला पॉइंट और वो है ग्रुप ऑफ आईसी चिप। जैसे कि हमने जाना कि हमारी जो है माइक्रो प्रोसेसर ग्रुप ऑफ आईसी, यानी विभिन्न बहुत सारी आईसीओ से मिलकर बना है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो उसी प्रकार हम इनका डाटा जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसएसआई, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसको 1964 में बनाना आरंभ किया, जिसमें 1 से लेकर 10 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। इसमें लॉजिक गेट जो है 1 से 12 तक होते थे। फिर देखेंगे एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, क्या है 1968 तक का जो है सन में आया, और 10 से लेकर 500 ट्रांजिस्टर इसमें होते थे, और लॉजिक चिप 13 से लेकर के 99 तक होते थे। फिर देखेंगे एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1971 में इसे बनाया गया, और देखेंगे हम 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर इसमें होते थे, और 100 से लेकर के 9,999 लॉजिक गेट होते थे। फिर आपका जो है लगभग चौथी जनरेशन में आरंभ हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1980, 20,000 से लेकर के आपका जो है 10 लाख तक के जो है ट्रांजिस्टर इसमें होते थे। और इधर देखेंगे लॉजिक गेट 10,000 से लेकर के आपके 99,999 तक के लॉजिक गेट इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आया आगे देखेंगे क्या जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 5वीं जनरेशन में उपयोग हुआ, 1984 के आसपास बनाना स्टार्ट हुआ। और इसमें देखेंगे जो है 10 लाख से अधिक और यहां पर 1 लाख से अधिक लॉजिक गेट और 10 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर का जिसमें उपयोग हुआ। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी उपयोग हो रहा है। अब हम जानेंगे आगे। तो ये जाना हमने ग्रुप ऑफ चिप के हिसाब से। फिर हम जानने वाले हैं वर्तमान में सीपीयू बनाने वाली दो कंपनियां। वर्तमान में सीपीयू बनाने वाली दो कंपनियां प्रमुख हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेल, और दूसरे नंबर पे आती है एएमडी। इंटेल जिसका जाना ही अच्छा खासा वर्चस्व है, और इसी के माइक्रो प्रोसेसर अधिकतम उपयोग होते हैं। तो देखेंगे इसके माइक्रो प्रोसेसर कौन से हैं। एक सीरीज जिसका नाम है पेंटियम, पेंटियम का पहला, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर्थ, इस तरीके से सीरीज निकली इंटेल के द्वारा। फिर आई जो है सेलेरॉन सीरीज,
फिर एक और आई इंटेल कोर कॉन्सेप्ट, है ना, कोर आई जो है डुअल कोर, कोड कोर, इस तरीके से। फिर देखेंगे दूसरी कंपनी, नाम है AMD। AMD फुल फॉर्म जो है एडवांस माइक्रो डिवाइस। इसके भी कुछ प्रमुख सीरीज जैसे देखें हम डूरन, एथेनॉल, सेम्प्रोन, ये जो है कुछ फेमस जो है सीरीज है AMD की, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की है। और फिर हम जानेंगे अदर कुछ छोटी मोटी कंपनियां जो कि ज्यादा प्रचलन में नहीं है इनका, वो भी जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाने का कार्य करती है। तो ये जो है कंपनियां जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। अब हम जानेंगे आगे, तो देखेंगे इसके अंदर आपका जो है CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक। आप जानेंगे कि जो है आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोसेस होती है उसकी गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखेंगे गति यानी आपका स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पॉइंट। तो देखा हमने सिस्टम क्लॉक, कंप्यूटर के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक सिस्टम क्लॉक होती है, तो वह भी आपके सिस्टम की स्पीड पर प्रभाव डालती है। फिर देखेंगे हमारा जो है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या, कंप्यूटर का तीसरा भाग MU, जिसे हम मेमोरी के अंतर्गत लेते हैं, तो वो है आपका रजिस्टर मेमोरी। अगर अधिक होगी तो फास्टली काम करेगा, अगर कम होगी तो स्लो काम करेगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस जब हो रहा होता है वो डाटा कहां पे सेव होता है, रजिस्टर में। फिर देखेंगे हम जो है वर्ड लेंथ, जैसे अभी हमने बिट कॉन्सेप्ट को जाना था, तो हमारा जो है अगर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो कम काम करेगा और 64 बिट है तो अधिक करेगा। तो आपका इसे कहते हैं जो है बिट कॉन्सेप्ट। फिर हम जानेंगे आपका जो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रोसेस के समय। तो हम जानने वाले हैं कि कैश मेमोरी अधिक होगी तो फास्ट प्रोसेस होगी और कम होगी तो स्लो होगी। फिर हम जानेंगे सिस्टम बस। सिस्टम बस यानी दो अलग अलग कंप्यूटर के जो है घटकों को जोड़ने वाला बारीक तार, जिसको हम सिस्टम बस कहते हैं। तो उसकी भी क्वालिटी होती है, एक बार में जो है 8 बिट डाटा से लेकर 64 बिट डाटा को आदान प्रदान करने की क्षमता होती है। तो अगर आपकी बस 8 बिट वाली है तो कम डाटा को आदान प्रदान कर पाएगी, जिसके कारण स्पीड डाउन रहेगी। और जबकि दूसरी तरफ देखें हम 64 बिट डाटा जो रहेगा उसमें जो है ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो सकेगा, इस कारण उसकी स्पीड जो है अधिकतम होगी। फिर हम जानने वाले हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग को हम जानेंगे कि जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और वो है कोर i4, जिसमें एक CPU में 4 अलग अलग जगह प्रोसेस हो रही है, तो क्या होगा, वो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो अगर हमारा जो है एक सिंगल कोर है और एक जो है कोड कोर है, तो कोड कोर में जो है स्पीड से काम होगा और सिंगल कोर में जो है स्लो काम होगा। फिर हम जानेंगे कि CPU से अन्य उपकरण जो जुड़े हुए हैं, जैसे पेरिफेरल डिवाइस। ये क्या होता है, कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी गई वह डिवाइस जिससे के अंतर्गत मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस हैं। अगर वो जो है अच्छे से कनेक्ट हैं और प्रॉपर वर्क कर रही हैं तो CPU की स्पीड जो है अच्छी रहेगी, अन्यथा उसका दूसरा परिणाम निकलेगा जो कि स्लो कार्य करेगी। चलिए हम आगे जानेंगे। आगे जानने वाले हैं इसके अंदर कि आपके कुछ अदर फैक्ट। अदर फैक्ट क्या है देखेंगे। एक होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट उसी के अंतर्गत आएगा कि हमारा जो है मान के चलिए कोर आई जैसे डुअल कोर है, कोई आपका जो है CPU है जो कि डुअल कोर है, तो हमने कोई कार्य दिया उसको और एक जो है प्रोग्राम फर्स्ट जो है 10 सेकंड में हो गया, प्रोग्राम फर्स्ट जो है 10 सेकंड में हो गया, प्रोग्राम सेकंड 20 सेकंड में हो गया। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ प्रोग्राम कितने हुए, 15। यानी एक जगह 10 कार्य हुए, एक जगह 20 हुए, कुल मिलाकर के
टोटल 30 हुए, उसको डिवाइड कर दिया हमने क्योंकि दो जगह हुए हैं, तो कितना 15 का एवरेज निकल आया, जिसको हम थ्रूपुट कहेंगे। आगे जानने वाले हैं रिस्पॉन्स टाइम, यानी इसमें हम जानेंगे जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हम जो डाटा देंगे तो सर्वप्रथम वो रैम में जाएगा, और रैम में जाकर के और आपका सीपीयू अगर बिजी है और जब वो प्रोसेस के बाद निपटेगा तो आपका जो है जो रैम में जो डाटा रहेगा उसको अपनी ओर जो है फेच करेगा, यानी खींचेगा। उस समय को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। फिर हम देखेंगे आपका जो है टर्न अराउंड टाइम। तो ये क्या है, सीपीयू के अंदर जो डाटा गया वो अलग अलग कार्य, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है। तो देखेंगे सीपीयू के अंदर जाने से लेकर के बाहर आने तक का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब बड़ा इंपोर्टेंट है और नाम है बायोस की कहानी। बड़ी स्पेशल है, इस स्लाइड को बड़े विस्तार से समझना है और मैं भी जो है आराम से स्लो से आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान देना, बायोस का एक बड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने सेट किया है। तो देखते हैं सबसे पहले बायोस। बायोस क्या है? बायोस जो है ना रोम में सेव रहता है। बायोस एक प्रोग्राम है जो कि रोम में सेव रहता है। बायोस क्या करता है? कंप्यूटर को चालू करने में हमारी मदद करता है, जो कि रोम में सेव रहता है। और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एक चिप होती है अलग से जो कि ऐसे प्रोग्रामों को स्टोर करती है जो कि फर्मवेयर होते हैं। आगे हम इसको जानने वाले हैं। तो देखेंगे हम बायोस जो है, बायोस की जो फुल फॉर्म है, बायोस की जो फुल फॉर्म है उसको हम जानेंगे। बायोस की फुल फॉर्म तो देखेंगे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म हो गई। फिर हम जान लेंगे जो बायोस जो है वो कैसा है? फर्मवेयर है। कैसा है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर का मतलब है पूर्व निर्धारित। और जाने जो फर्मवेयर है बायोस जो कि रोम में सेव रहता है, लेकिन काम क्या करता है? रैम में जाकर के। रैम में जाकर के क्या करता है? चेक करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। और क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम जो कि एक्टिव होता है। कंप्यूटर को जैसे ही चालू करते हैं सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? बायोस नाम का सॉफ्टवेयर। करता क्या है? पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है खुद पे खुद पूरे कंप्यूटर को चेक करने का काम करता है। ये जो करंट लेता है कहां से? सीमॉस। एक सीमॉस सेल है उससे करंट लेता है। और देखेंगे जैसे ही अगर हम चालू करना चाह रहे हैं पुरानी स्थिति में तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप कोई नई कंडीशन देना चाह रहे हैं तो इसकी सेटिंग को हम ओपन कर सकते हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद सेटिंग ओपन होगी डिलीट बटन से, और सेटिंग से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन दबाएंगे। अगर हम पुरानी स्थिति से इसको जो है चालू करना चाह रहे हैं तो हम F1 बटन दबाएंगे और पुराने स्टेप जो पिछली बार जो चालू हुआ था उसी आधार पे आपका ये कंप्यूटर चालू हो जाएगा, जिसको हम जो है वन टाइम राइट और मैनी टाइम रीड कहते हैं। ये जो है कब उपयोग होता है इसका? बूटिंग के समय। बूटिंग मतलब कंप्यूटर चालू होने के समय इसका उपयोग किया जाता है। देखेंगे जब हम रिबूट करते हैं, इसको रिबूट करते हैं तो क्या बनता है? ये रोम में रह के ही काम कर लेता है। ये क्या करता है? रोम में रह के ही काम करता है। बूटिंग के समय तो क्या है? रोम से रैम में जाता है, और वैसे जो है आपका रोम में रह के ही काम कर लेता है। कब? जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, रिबूट करेंगे। एक बार वापस समझिए इसी को। देखेंगे बायोस को हम समझने वाले हैं। एक प्रोग्राम होता है जो कि रोम मेमोरी में सेव रहता है। रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो होता है फर्मवेयर। एक प्रोग्राम होता है। फर्मवेयर का मतलब होता है पूर्व निर्धारित। कंपनी इसमें पहले से ही डाल सकती है, इसमें हम कोई
एडिट नहीं कर सकते। ये जो है रोम में सेव रहता है और रैम में आकर के ये पूरे कंप्यूटर को चेक करता है। सबसे पहले एक्टिव होने वाला प्रोग्राम है और ये काम क्या करता है, पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही चालू होता है कंप्यूटर, खुद पर खुद कंप्यूटर को चेक करने का काम करने लगता है। ये सीमॉस जो सेल होता है उससे ये करंट लेता है और ओपन बायोस है ना, इसकी बायोस की जो सेटिंग है वो हम डिलीट बटन, कंप्यूटर जब चालू हो रहा है हम डिलीट बटन दबा देंगे तो बायोस की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर हम ये सेल अगर नहीं है और ये रुक के रह जाएगा तो हम F1 बटन दबाएंगे तो जो है पुराने स्टेप से जो है कंप्यूटर चालू होगा। इसमें जो डाटा होता है एक बार हम इसमें डालते हैं और कई बार इसको पढ़ते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम वन टाइम राइट मैनी टाइम रीड। और बूटिंग के समय क्या करता है, रोम में तो रहता है लेकिन रैम में आता है। और रिबूट के समय, रिबूट मतलब रीस्टार्ट, वो रोम में ही बैठे बैठे अपना काम करता है। ये हो गया आपका बायोस का काम। सेकंड एक्टिव प्रोग्राम। अब दूसरे नंबर पे आता है तो एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है लोडर। ये क्या करेगा, जो है जो हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है उसको रैम में डालने का कार्य करता है कौन, आपका लोडर। फिर हम जानेंगे आगे, फिर हमने जाना सीमॉस के बारे में। तो ये है सीमॉस। अभी हमने जाना यहां पर ये सीमॉस से करंट लेता है, तो ये होता है एक सीमॉस सेल जिसकी फुल फॉर्म है जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ये चिप होती है। तो ये क्या है, टाइम को अपडेट करने का काम करता है। ये जैसे आज हमारा कंप्यूटर बंद कर दें और 10 दिन बाद इसको ओपन करेंगे तो उसी दिन की डेट बताएगा क्या हो रहा है। ये जो सेल है वो आपका जो है टाइम को अपडेट करता रहता है, जिसे हम सीमॉस कहते हैं। और यही क्या करता है, आपके रोम को भी करंट देता है जिसमें जो बायोस की सेटिंग है वो भी अपडेट बनी रहती है। तो इसको आपने जाना होगा। फिर हम जानेंगे आगे की कहानी और फिर देखा हमने इसके अंदर बायोस की फोटो। इस तरीके से अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो कभी कभी हम जो है डिलीट वगैरह बटन कोई दब जाता है तो इस तरीके से स्क्रीन पर ये आ जाता है, बायोस की सेटिंग खुली हुई है, जिसमें आप अगर इसका ज्ञान रखते हैं तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं। फिर देखेंगे आगे, फिर देखेंगे आउटपुट डिवाइस। इस तरीके से हमने सीपीयू के अंदर प्रोसेस कर ली और प्रोसेस करने के बाद जो है आउटपुट आपका निकलेगा। हम क्या पढ़े, कंप्यूटर की प्रोसेस तो हमने सबसे पहले जाना था इनपुट डिवाइस को, फिर जाना आपका मेमोरी को, फिर जाना प्रोसेस को। तो प्रोसेस के बारे में हमने पूरा जाना। प्रोसेस जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में होता है जिसको हम सीपीयू और विभिन्न नाम से जानते हैं। इनके पूरा इतिहास जाना है। अब अगली जो स्टेप है, यानी पहले हमने दिया, फिर क्या है मेमोरी में गया, फिर आपका प्रोसेस हुआ और अब हमको प्राप्त होगा। वो प्राप्त होगा वो किससे होगा, आउटपुट डिवाइस से। तो आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम सूचना प्राप्त करते हैं। कौन कौन है, ये सब क्या है, ये है मॉनिटर, ये है हेडफोन, ये है प्रोजेक्टर, ये है जीपीएस, ये है प्लॉटर, ये है वीडियो कार्ड, स्पीकर, साउंड कार्ड, प्रिंटर। ये जो होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक है आपकी हार्ड कॉपी देने वाला और एक है सॉफ्ट कॉपी देने वाला। तो मॉनिटर है आपका सॉफ्ट कॉपी देने वाला, हेडफोन, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड और ये विभिन्न प्रकार के ये जो है सॉफ्ट कॉपी देने वाले हैं। और ये जो है प्रिंटर और प्लॉटर, ये जो है हार्ड कॉपी देने वाले आउटपुट डिवाइस हैं। तो इस प्रकार हम इस पूरा जो चैप्टर था, नाम था कंप्यूटर की प्रोसेस, जिसको हमने डिटेल से जाना है। अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जो है नंबर सिस्टम, और उसको पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल व्यवस्थित देख लेते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जो है बताएं, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, राधे राधे।